नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम होम्योपैथिक दवा डिजिटेलिस के बारे में सर से लेकर पांव तक के सभी लक्षण को जानेंगे जो भी डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका और लेक्चर में बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ जो होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमारा आज का टॉपिक डिजिटेलिस। तो डॉक्टर केंट अपने मेट्रिया मेडिका में डिजिटेलिस के बारे में कहते हैं कि प्राचीन चिकित्सा प्रणाली यानी कि एलोपैथी जिसको कहते हैं को मेट्रिया मेडिका की अन्य किसी भी दवा की अपेक्षा इस दवा ने विशेष नुकसान पहुंचाया है। जिस किसी रोगी के कलेजे की चाल तेज रहती है या हृदपिंड संबंधी कुछ भी रहता है उसे ही डिजिटेलिस दिया जाता था। इसने किसी भी अन्य दवा की अपेक्षा अधिक जाने ली हैं। यहाँ पर जो कह रहे हैं जाने ली हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि होम्योपैथी मेडिसिन डिजिटेलिस नहीं, डिजिटेलिस का क्रूड फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में या अलग तरीका से जब रॉ यूज किया जाता था तो उसकी वजह से जाने गई हैं, ना कि होम्योपैथिक पोटेंटाइज्ड फॉर्म में। होम्योपैथी की सबसे जो खास बात है वो है इसकी पोटेंटाइज होना, कि मेडिसिन यहाँ पोटेंटाइज हो जाता है, रॉ क्रूड मटेरियल कुछ रहता ही नहीं है मेडिसिन में, जिसके वजह से आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये होम्योपैथिक दवा की बात नहीं हो रही है, ये क्रूड फॉर्म की बात हो रही है। तो कहते हैं कि इसने अन्य दवाओं की अपेक्षा सबसे अधिक जाने ली हैं। यदि हृदपिंड की चाल तेज रहने पर इसका प्रयोग होगा तो तुरंत ही एक विचित्र ढंग का पक्षाघात उत्पन्न कर देगा। उस समय हृदपिंड का समता रक्षक पहिया टूट जाने के कारण अभाव की पूर्ति बंद हो जाती है, रोगी धंसने लगता है और अंत में मर जाता है। वे नहीं जानते कि ज्वर, न्यूमोनिया तथा अन्य बीमारियां भोगने वाले बहुत से रोगी अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं यदि इस दवा का उपयोग न हुआ होता। यही मूल अर्क के रूप हैं, बहुत बूंदों की मात्रा में, जैसा कि वे इसका प्रयोग करते हैं जब तक कि हृदपिंड सुस्त नहीं पड़ जाता। वे इसे शांतिकर, उपशमकारी कहते हैं। हाँ, यह शांतिकर है, यह रोगी को बहुत शांत बना देता है। आपने देखा होगा कि किसी मुर्दा फरोश के हाथों में सर्वोत्तम वस्त्र पहने रोगी कैसा शांत दिखाई देता है। यही डिजिटेलिस करता है। इसी ढंग से एलोपैथी के हाथ में यह उपशामक या शांतिदायक है। मतलब एक तरह से कमेंट कर रहे हैं, कोई होम्योपैथिक चिकित्सक कभी नारी की गति घटने के लिए दवा नहीं देता, वह संपूर्ण रोगी के लिए दवा लिखता है और हृदपिंड की क्रिया अपने आप ही अपना काम कर लेती है। यही होम्योपैथी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम सिम्टम्स को ठीक करते हैं। किसी चीज को 19-20 ये नहीं करने जाते कि गर्म है तो उसको ठंडा कर दो, ये है तो उसको वो कर दो, निकल गया है तो काट दो। ये कोई मतलब का बात नहीं है। हम क्या करते हैं, सिम्टम्स को समाप्त करते हैं, बीमारी तो खत्म हो ही जाती है। जब प्रॉब्लम ही नहीं तो बीमारी किस बात का। तो आगे कहते हैं, डिजिटेलिस का ज्वर में बहुत कम व्यवहार होता है। नाड़ी तेज रहने पर भी इसका निर्देश होने के बदले उस अवस्था में निर्देश होता है जब नाड़ी धीमी रहती है। एलोपैथी वाले इसे नाड़ी की गति की तीव्रता घटाने के लिए प्रयोग करते हैं। यदि अच्छे आदमियों को यह दिया जाए तो यह नाड़ी की गति धीमी बना देगा, और जब किसी रोगी मनुष्य को यह दिया जाता है तो नाड़ी धीमी रहती है। यह यकृत में बहुत गड़बड़ी उत्पन्न कर देता है। यकृत में रक्त संचय, उसकी विवृद्धि और यकृत में यंत्रणा। यकृत के पास कोमलता, पर इस काल में नाड़ी बहुत धीमी रहती है। मतलब इस दौरान जो है नाड़ी बहुत धीमी रहेगी, पल्स रेट धीमा रहेगा। यह आंतों को बहुत शिथिल बना देता है और यकृत में अक्रियता उत्पन्न कर देता है, मतलब जैसे कि काम नहीं कर रहा है उस तरीका का। यह मल पित्त रहित, हल्के रंग का और प्रोटीन की तरह का होता है और नाड़ी धीमी रहती है। इसके साथ ही कामला मिला लीजिए यानी कि जॉन्डिस मिला लीजिए और आपको डिजिटेलिस की पूरी तस्वीर प्राप्त हो जाएगी। धीमी नाड़ी, यकृत में अस्थिरता, पीले मल के साथ कामला रोग, और यदि आपने डिजिटेलिस का नाम भी नहीं सुना और देखा है तो भी आप इसे मुश्किल से छोड़ सकेंगे। अब आप उसमें छोटे छोटे लक्षण जोड़ सकते हैं पर यह चीज का स्वरूप नहीं बदलता। यह डिजिटेलिस है। उसकी नींद भयंकर सपनों, गला दबाने के सपने और भय से भरी रहती है। गिर पड़ने के स्वप्न देखता है। हृदपिंड की बीमारी वालों के लिए यह एक साधारण घटना है। जब नाड़ी बहुत धीमी रहती है तब यह अनियमित रहती है, तो मस्तिष्क में भी निद्रा काल में अनियमित रूप से रक्त पहुंचता है तथा एक अशांत अवस्था रहती है। बिजली के झटके की तरह एक झटका शरीर के भीतर तक चला जाता है, भीतरी कंपकपी की तरह, ऐंठन की तरह, एकाएक मांसपेशियों का हिल उठना, मानो बिजली की एक लहर शरीर के भीतर होकर चली गई। धीमी नाड़ी,
मूर्छा का भाव और बहुत कमजोरी के साथ इसका रहना। हृदपिंड की बीमारी का दौरा भोगने वाले का नीलापन लिए होठों का पीलापन, माने नीलापन ब्लूइश येलोइश टाइप का जो है उसका होठ और अपीयरेंस आपको दिखेगा। समय समय पर ऐसा मालूम होता है मानो रुक जाएगा, चेहरा नीला हो जाता है, उंगलियां नीली हो जाती हैं, पीठ के बल लेटा रहना चाहता है, बार बार नींद में चौंक पड़ता है, रात में शरीर का हिल उठना। हृदपिंड के लक्षण बहुत ज्यादा हैं, पर धीमी नारी की तरह कोई दूसरा इतने महत्व का नहीं है। रोग के आरंभ में नारी धीमी रहती है, अब यह बिजली की तरह उड़ती हुई रह सकती है, मतलब कि स्टार्टिंग में जो है बीमारी जब उसका कोई अटैक हुआ है तो उस समय उसके पल्स रेट जो थे नॉर्मल थे, धीमे थे यहाँ तक कि, और अभी जो है बहुत तेज हो गया है। यह चिंतित बेचैन रहता है, भयंकर स्वप्न देखता है तथा पकाशय में धंसते जाने जैसा अनुभव करता है। यह डिजिटैलिस की बढ़ी हुई अवस्था की तरह मालूम होता है, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आरंभ में नारी धीमी थी। शायद रोगी स्वयं ही कभी जानता है, पर कोई कहता है कि आरंभ में नारी 48 थी। यह डिजिटैलिस है। यदि नारी आरंभ में तेज थी तो डिजिटैलिस की बात भी न सोचिए, क्योंकि इससे कोई लाभ न होगा। डिजिटैलिस की नारी पहले धीमी रहती है और शायद ऐसा ही कई दिनों तक रहता है, यहाँ तक कि अंत में हृदपिंड कांप कांप कर चलने लगता है। नारी की चाल अनियमित, रुक रुक कर चलती है और ऐसा मालूम होता है कि चलते चलते रुक जाएगी। इसके बाद हमें ये सब अद्भुत प्रदर्शन प्राप्त होंगे। कमजोरी डिजिटैलिस की नारी की निश्चित प्रकृति है और ये सब चरित्रगत लक्षण इसके साथ ही चलते हैं। पहले यह धीमी रहती है और कभी कभी सुदृढ़। जब वात हृदपिंड को आक्रांत करना चाहता है उस समय धीमी सुदृढ़ नारी प्रचंड पर बहुत तेज नहीं, एकाएक प्रचंड वेग से कलेजा धड़कने लगना, साथ ही नारी की गति बिगड़ी, जरा भी हिलना डुलना घबराहट और कलेजे की धड़कन बढ़ा देता है। जब नारी बहुत धीमी चलती है, कभी कभी 40 तक नीचे, तो रोगी के सिर घुमाने के साथ ही साथ नारी फरकने लगती है तथा उसकी क्रिया बढ़ जाती है। यदि वह पलंग पर करवट बदलता है तो उसे ऐसा मालूम होता है मानो हृदपिंड बंद हो जाएगा, माने कि उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा। यदि वह चलता फिरता है तो उसे समूचे शरीर में फरकन मालूम होती है और यह पीछे हटने लगती है और धीमी पड़ जाती है, पर अंत में यह बदलती है और सभी समय फरक फरक कर चला करती है। रंज में उत्पन्न हृदपिंड की धड़कन, रंज मतलब गुस्सा के वजह से उत्पन्न हुई हृदपिंड में धड़कन पैल्पिटेशन, एकाएक ऐसा मालूम होना कि हृदपिंड शांत हो गया है। हृदपिंड फरफराना, जरा भी मांसपेशी परिश्रम करने पर हृदपिंड की क्रिया अधिक और सविराम हो जाती है। कमजोर हृदपिंड, बढ़ा हुआ यकृत, नारी धीमी तथा कामला और पीले मल वाला कोई व्यक्ति, इसके साथ ही उसे कष्टदायक खांसी रहेगी। डिजिटैलिस तब तक खांसी में काम नहीं करता जब तक हृदपिंड की वजह से खांसी ना आती हो। आधी रात के समय खांसी, उबाले हुए श्वेत सार की तरह बलगम के साथ खांसी, फेफड़े में तली जमने वाले रक्त संचय में खून मिले श्लेष्मा के साथ खांसी, बोलने पर, चलने पर, कोई ठंडी चीज पीने पर, शरीर को झुकाने पर खांसी। इस तरह की खांसी अन्य रोगी के साथ सम्मिलित रहती है। एक एक लाइन यहाँ जो है साथियों ये सुनना है आपको ध्यान से, कि यहाँ पर एक एक लाइन जो ये खांसी करके जो बोल रहे हैं, तो ये लिखने का पैटर्न है। आपको समझना है कि कफिंग सिम्टम्स का बात हो रहा है और क्या आपको जो खोज रहे हैं तो उसमें क्या सिम्टम है, क्योंकि ये क्लियर एक एक तरह का एक एक पॉइंट बतलाया गया है। तो आगे कहते हैं, श्वास प्रश्वास के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। हृदपिंड और यकृत की तकलीफों के साथ श्वास में कष्ट रहता है। श्वास प्रश्वास अनियमित और बड़े कष्ट से लिया या छोड़ा जाता है। गहरी श्वास लेने की क्रिया, जब वह सोने जाता है तो श्वास रुक जाना चाहता है, तब वह हांफता हुआ उठता है। लाइकेसिस, फास्फोरस तथा कार्बोवेज और कुछ अन्य दवाओं में भी ये लक्षण हैं। वे दवाएं जो खासकर लघु मस्तिष्क को आक्रांत करती हैं, जो लघु मस्तिष्क में रक्त संचय उत्पन्न करती हैं। जब कोई रोगी सोने जाता है तो बृहद मस्तिष्क लघु मस्तिष्क से कहता है, अब तुम कुछ देर तक इस श्वास को चलाओ, मैं थक गया हूँ। पर लघु मस्तिष्क इस अवसर के योग्य नहीं रहता, इसमें रक्त संचय हुआ करता है और ज्यों ही बृहद मस्तिष्क आराम करना आरंभ करता है, लघु मस्तिष्क भी सो जाता है और रोगी को कष्ट भोगने देता है। इस तरह हमें श्वास रोध प्राप्त होता है। नींद में श्वास प्रश्वास पर अधिकार रखता है और रोगी के जागते रहने पर बृहद मस्तिष्क श्वास प्रश्वास की क्रिया करता है। यदि पहले कभी नहीं मालूम हुआ हो तो हम दवाओं की परीक्षा से यह सीख सकते हैं। रात में श्वास रोध हो जाने का भय
अब इसका विश्लेषण करना चाहिए। वह अपने तजुर्बे से जानता है कि जितनी ही बार उसे नींद लगती है उसका श्वासरोध होने लगता है, इसलिए श्वासरोध होने के भय से वह सोना नहीं चाहता। रात में श्वासरोध के भय के मूल में यही बात है। यह ठीक वैसा ही है जैसे यदि वह दिन के समय सो जाता है, केवल हाफ हाफ कर श्वास ले सकता है। यदि फेफड़े के निम्न भाग में पूर्णता हो तो डिजिटैलिस एक लाभदायक दवा होती है। रोगी बिस्तर पर बैठा हुआ है और प्रत्येक फेफड़े के निम्न भाग में ठोसपन तथा ऊपरी भाग में प्रतिध्वनि यानी कि रेजोनेंस मिलती है। तब ऐसा होता है कि यदि रोगी लेट जाता है तो उसका श्वासरोध होने लगता है। डिजिटैलिस का रोगी बिना तकिया लगाए पीठ के बल ही उस समय लेटा रहना चाहता है जब फेफड़े में भारीपन नहीं रहता है, पर जब उसमें हाइपोस्टेटिक कंजेशन रहता है तो उसको श्वासरोध होने लगता है। यदि रोग के आरंभ काल में नारी सुस्त थी और अब तेज हो गई है तो डिजिटैलिस कुछ फायदा कर सकता है। अब जनन मूत्र यंत्र के संबंध का स्वरूप। मूत्राशय मुक्साई ग्रंथि यानी कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की विवृद्धि यानी कि उसका बढ़ जाना कि पुराने रोगियों की मेरी समझ में नहीं आता कि डिजिटैलिस के बिना मैं क्या कर सकूंगा। मतलब डॉक्टर केंट कह रहे हैं कि प्रोस्टेट बढ़ने वाले केसेस में डिजिटैलिस के बगैर उनका कहना है कि वो क्या कर सकेंगे उनके लिए सोचना मुश्किल है। यानी कि इतना ज्यादा उन्होंने उपयोग किया है डिजिटैलिस का प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के केस में। अब कहते हैं आगे, जहां पेशाब करने के समय लगातार टीस होती है, बहुत से अवसरों पर जहां महीनों तक या वर्षों तक कैथेटर, आप समझ रहे हैं कैथेटर, उसको हिंदी में कहते हैं मूत्र सलाका का प्रयोग किया गया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वह पेशाब नहीं कर सकता और जब पुराने अविवाहित और वृद्ध पुरुषों को रुका हुआ पेशाब नहीं रहता है तो डिजिटैलिस उसकी बढ़िया दवा होती है। यह मूत्राशय मुक्साई ग्रंथि का यानी कि आपके प्रोस्टेट का आकार घटा देता है और कितनी ही बार तो इसने आरोग्य कर दिया है। मतलब जो इनलार्जमेंट था प्रोस्टेट का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसको ठीक ही कर दिया है। पेशाब रुकने के साथ शोथ, मूत्र विकार का जहर फैलने पर तथा मूत्रपिंड के कोरंड घटित मूत्र ग्रंथि प्रदाह यानी कि ब्राइट्स डिजीज में डिजिटैलिस बताने वाले बहुत से लक्षण मिलते हैं। पेशाब का रुकना और टपकना, शुक्र में रात्रिकालीन स्वप्न दोष, वे व्यक्ति जो वर्षों से बदचलनी में लगे हैं, मतलब कि उनका हरकत जो है बदचलन कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीका का जैसे मास्टरबेशन और इस तरह के बहुत चीज में बदमाशी करना, तो उस चीज में जो लगे हैं उनकी मूत्राशय मुक्साई ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट जो है बढ़ जाता है। और हालांकि ऐसे भी हम जानते हैं कि एक्सेसिव मास्टरबेशन या सेक्स जो है आपके प्रोस्टेट को बढ़ाता है। बहुत ज्यादा आपके स्पर्म का इजैकुलेशन होना आपके प्रोस्टेट को बढ़ाने का एक मुख्य कारण के रूप में माना जाता है। और इस तरह का भी अगर लक्षण रहा है, साथ में नारी का आप सिम्टम, जो रेड लाइन सिम्टम आप डिजिटैलिस का मान सकते हैं, तो ये देखते हैं। और इस तरीके के सिम्टम्स के साथ आप देखें तो डिजिटैलिस आपके प्रोस्टेट को बहुत तेजी से ठीक कर सकता है, चाहे किसी भी तरह का केस हो। अब आपको समझना होगा पूरा इसका डिटेल, तो ध्यान से वीडियो को देखें और जो जानकारी आप किसी केस के बारे में अगर सोच रहे हैं तो जो जानकारी आपको परफेक्ट लगते जाए पॉइंट वाइज, और ऐसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर तो मिल ही जाता है, चैप्टर वाइज आपको बटा हुआ पूरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा, तो पूरा भी सुनना आपको नहीं पड़ेगा। जो जरूरत है वहां पर फोकस करके आप सीधा सीधा सुन सकते हैं। आगे कहते हैं, यह पुराना सुजाक आरोग्य कर सकता है, इसने नया सुजाक भी आरोग्य किया है। इसने लिंग मुंड पर रहने वाली पतली कोमल झिल्ली का प्रदाह आरोग्य किया है। जनेंद्रिय की सोथज सूजन, भूख न लगना और तेज प्यास। जब रोगी बहुत पानी पीता और कम खाता है तो बहुत से चिकित्सक सल्फर देते हैं। डिजिटैलिस की मिचली इपिकाक और ब्राउनिया की तरह नहीं होती, यह एक विचित्र मिचली है। मतलब नोजिया जो इसका एकदम अलग ही तरह का नोजिया है, ये इपिकाक या फिर ब्राउनिया की तरह का नहीं है। खाद्य की गंध से मृत्यु की तरह मिचली, मतलब कि खाने की गंध से एकदम ऐसा मिचली जैसे जान निकल जाए। धंसते जाना, खालीपन और इसके साथ ही हृदपिंड के रोग, कामला और यकृत रोग के साथ उत्पन्न करती है। मतलब कि आप समझे कि लीवर का प्रॉब्लम, जॉन्डिस के सिम्टम्स और आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स ये साथ में आपको देखने को मिलेंगे। मिचली के साथ मृत्यु का भाव मिला रहता है, मानो वह धंसता जा रहा है, मतलब कि वो जैसे बैठा जा रहा है वो मरता जा रहा है। कभी कभी खा लेने पर भी मिचली बंद हो जाती है, पर धंसने का भाव भोजन कर लेने पर भी रह जाता है, जिससे पता लगता है कि वह भूख के अलावा कुछ और है। लगातार मिचली, पकाशय गह्वर में अत्यधिक अनुभूति प्रवणता, मतलब कि बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस, मूर्छा और ऐसा धंसते जाने का भाव मानो वह मर जाएगा। भूख नहीं पर बहुत प्यास। यकृत प्रदेश में यंत्रणा और करापन, यकृत प्रदेश में दबाव का बहुत अधिक अनुभव होना। अब याद कीजिए यकृत और हृदपिंड के लक्षण, कामला, नारी धीमी, पकाशय में भयानक धंसते जाने का भाव, मूत्राशय मुक्साई ग्रंथि की विवृद्धि, खाकी पखाना यानी कि खाकी के कलर का आपको पखाना, और आपको डिजिटैलिस के प्रधान लक्षण प्राप्त हो जाएंगे।
जो कुछ मैंने कहा है उसके बाद आपको डिजिटैलिस के रोगी को सारे समय जो भयंकर घबराहट होती है उस पर आश्चर्य न होगा। वह अकेला रहना चाहता है। उदासीनता, निराशा और बेचैनी से वह निर्णय नहीं कर सकता। कपकपी, पकाशय, आंतें और यकृत की तकलीफें वैसी ही रहती हैं जो आपको कभी कभी बहुत शराब पीने वालों में शराब छुड़ाने के बाद दिखाई देता है। मतलब कि किसी तरह के एडिक्ट है और उसके बाद जो उसके अंदर जो सिम्टम्स आपको दिखने को मिलता है, जैसे उसका कांपना और पेट वगैरह की प्रॉब्लम्स, डायरिया वगैरह हो जाता है। बहुत सारे नशा वाले करने वाले को अगर वो छोड़ने का प्रयास करे तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। वह अवसन्न हुआ रहता है, उसका हृदपिंड बलहीन, अनियमित, कमजोर और धीमा रहता है और उसमें उदासी तथा उदासीनता रहती है। वह किसी काम में अपने को लगा नहीं सकता। डिजिटलिस उसे उठाने में सहायता पहुंचाएगा। ये सारी जानकारी थी साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका और लेक्चर में डिजिटलिस के बारे में बतलाई हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ जो होम्योपैथी या बीएचएम से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा केंट मेटेरिया मेडिका, उसके साथ आर्गेनन के एफोरिज्म भी आने वाले हैं और उसके साथ साथ आपको साथ में ही जो इंटर रिलेशन होता है मेडिसिन का कि किस मेडिसिन का दूसरे अन्य होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ क्या रिलेशन है, जैसे कि कौन सी मेडिसिन उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में काम करेंगी, मतलब साथ में दी जा सकती हैं, कौन उनके लिए इनिमिकल है, मतलब कि वो साथ में नहीं देना चाहिए आपको, आपका मतलब कहें कि प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होगा, कौन फॉलोवेल है जिसको कि आप अपने सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और पूरा का पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि डालते जाऊँ। तो आप लोग का हेल्प चाहिए, आप लोगों का सहायता चाहिए कि सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। इसी के साथ साथियों वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।